हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का सिंपल सा नेम है बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। कि सर मैनेजरियल रिस्पॉन्स, इसका सिंपल सा मीनिंग है जो 91 में जो 3 पॉलिसीज आई थी, 3 पॉलिसी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद भी जो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए, कंपटीशन बढ़ा, कई सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में बिजनेस करने लगी। तो उसका हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? बिजनेस पर इम्पैक्ट तो बहुत ही ज़्यादा पड़ा। तो उसका मैनेजरियल रिस्पॉन्स की मैनेजमेंट ने उसका क्या रिस्पॉन्स दिया और उस कंपटीशन को कैसे उन्होंने कम किया। आपको ये लग रहा होगा कि सर इतने सारे लेक्चर बना रहे हैं, फिर तो लेक्चर बना दिया और सेकंड लेक्चर के तो 2 पार्ट्स थे, तो ऐसे करके 6 लेक्चर हो गए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ लेक्चर पर फोकस ना करें कि कितने सारे लेक्चर बन रहे हैं, या बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं या बाकी के जो टीचर्स हैं बहुत ही कम लेक्चर्स में पढ़ा रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा और एक एक टॉपिक एक एक बार में हम डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़ ये मत देखना कि लेक्चर की लेंथ कितनी हो रही है या बहुत बड़े बड़े लेक्चर बन रहे हैं। आप तो बस नॉलेज लेते जाएं। नॉलेज आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे, है ना। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा, मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या रहा। जो न्यूकॉनिक पॉलिसीज आई, कंपटीशन बढ़ा, एमएनसीज कंपनी आई, तो उसका मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या रहा, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या रहा? डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है कई सारी इंडियन कंपनीज ने अपने बिजनेस को क्या किया, बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड किया, अपने बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा क्या किया, एक्सपांसन किया। कई फॉरेन कंपनीज इंडिया आई तो कई सारी इंडियन कंपनीज ने अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया। पोर्टफोलियो का मतलब है पहले जो कंपनी 1 या 2 या 5-10 प्रोडक्ट बनाती थी, उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिए। कई टाइप की इंडस्ट्रीज में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। यदि हम टाटा ग्रुप को ही देखें तो टाटा ग्रुप में कितनी सारी कंपनीज हैं, चाहे वो टीसीएस हो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो, चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे होटल्स हो, हर टाइप के बिजनेस में उन्होंने एंटर किया, हर टाइप की इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने क्या किया, एंट्री ली। तो सिंपल सा है, उन्होंने अपने बिजनेस को क्या किया, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया, डाइवर्सिफिकेशन किया और कई सारी कंट्रीज़ में अपने बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद है ज्वाइंट वेंचर। सर ये ज्वाइंट वेंचर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। जब टू कंपनीज आपस में मिलकर बिजनेस करती हैं, आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। तो कई सारी जो इंडियन कंपनीज थी, उन्होंने फॉरेन कंट्रीज के साथ क्या किया, कोलैबोरेशन किया और दोनों ने मिलकर क्या किया, साथ में वर्क किया। जैसे इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, हीरो होंडा थी। हीरो कौन सी कंपनी थी? हीरो इंडियन कंपनीज थी और होंडा फॉरेन कंपनीज थी। मारुति सुजुकी, मारुति इंडियन कंपनीज थी एंड सुजुकी फॉरेन कंपनीज थी। उसी के साथ जनरल मोटर और हिंदुस्तान मोटर दोनों ने कोलैबोरेशन किया, जॉइंट वेंचर बनाया। जैगुआर किसके साथ आ गई? टाटा मोटर्स के साथ। एंड फोर्ड और महिंद्रा ने क्या किया, ज्वाइंट वेंचर किया और अपने बिजनेस को, क्यों? क्योंकि सिंपल सा था, इंडियन मार्केट बहुत ही बड़ा था, भारत एक बहुत बड़ा देश था। और जैसे हीरो कंपनी थी, तो हीरो कंपनी का हीरो पहले अपनी साइकिल्स वगैरह बनाती थी, तो उनका इंडिया में बहुत सारा मार्केट था, बहुत सारी उनकी प्रोडक्शन यूनिट्स थी, फैक्ट्रीज वगैरह थी, जहाँ पे वो अपने बिजनेस को क्या करते थे, साइकिल्स वगैरह का प्रोडक्शन वगैरह करते थे। तो एक हीरो की गुडविल थी, एक इमेज थी इंडिया में, हीरो की साइकिल्स वगैरह। तो होंडा कंपनी आई, तो होंडा कंपनी ने उनको क्या दिया, अपनी टेक्नोलॉजी दी। तो दोनों कंपनी का बेनिफिट हुआ। हीरो कंपनी को क्या मिल गई, टेक्नोलॉजी मिल गई, और होंडा कंपनी को क्या मिल गया, एक ब्रांड मिल गया, एक गुडविल वाली एक ऐसी कंपनी मिली जिसको पूरी ऑल ओवर इंडिया में जाना जाता था। तो दोनों कंपनीज को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। तो ज्वाइंट वेंचर एक ऐसी ही चीज़ है जिसमें दोनों जो 2 कंपनीज मिलती हैं, दोनों को उसका क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो ज्वाइंट वेंचर्स भी कई सारे हुए, कोलैबोरेशन हुए। आज हम देख रहे हैं किस किस के, रिलायंस इंडस्ट्री और फेसबुक दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। आ गया वोडाफोन, आइडिया वोडाफोन था, है ना। तो ऐसी कई सारी, टाटा डोकोमो, ऐसी कई सारी कंपनीज थी जिन्होंने बाद में भी ज्वाइंट वेंचर बनाए। उसका ब्रांड बिल्डिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि पहले जो 91 के पहले इतना कंपटीशन नहीं था। कौन सा कंसेप्ट था? सेलिंग कंसेप्ट। जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता था उसको कस्टमर को परचेज करना पड़ता था। लेकिन 91 के बाद क्या हुआ, कई सारी फॉरेन कंपनीज आई, कंपटीशन बढ़ा। तो कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ कई कंपनीज ने अपने ब्रांड को क्या, ब्रांड वैल्यू बनाने की कोशिश की। तो कई सारे उन्होंने प्रमोशंस दिए, डिस्काउंट्स दिए, एडवर्टाइजिंग, इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग की जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में क्या हो, बन जाए।
तो ब्रांड बिल्डिंग पर भी कंपनीज ने क्या किया, फोकस किया, क्योंकि हम जानते हैं जिस कंपनी की ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है, ब्रांड जिस कंपनी का फेमस हो जाता है, तो उस कंपनी को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है उनके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में। तो ये मेरे ख्याल से ब्रांड बिल्डिंग पे भी कई सारी कंपनीज ने एडवर्टाइजिंग के द्वारा अपनी गुडविल, इमेज उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेवलप की। उसके बाद क्या है, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब हमने डिस्कस किया था कि कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ कंपनी को सरवाइव करने के लिए कई सारी कंपनीज ने टेक्नोलॉजी पर अपडेटेड टेक्नोलॉजी पर फोकस किया, और कंपनीज ने इस बात पर भी फोकस किया कि कोई भी जब भी नया प्रोडक्ट आएगा, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट में आनी चाहिए। मींस मार्केट में फर्स्ट टाइम हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू फीचर्स के साथ। तो कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड किया, खर्च किया, और साथ में अपडेटेड टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को उन्होंने क्या किया, फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट को क्या किया, डेवलप किया। उसके बाद क्या है, इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल। इसका सिंपल सा मीनिंग है, पहले जो इंडियन एम्प्लॉयज़ थे, वर्कर्स थे, उनके लिए कंपनसेशन एज कम्पेयर टू बहुत ही ज़्यादा कम मिलता था। लेकिन एमएनसी कंपनीज आने के कारण इसका लॉजिक ये भी था कि जो एमएनसी कंपनीज आई तो उन्हें इंडिया में वर्कर्स चाहिए थे, एम्प्लॉय चाहिए थे, मैनेजर चाहिए थे। तो उन्होंने जो इंडियन कंपनीज में जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर जो वर्क कर रहे थे, उन्होंने उनको हायर करना स्टार्ट कर दिया। साथ में फॉरेन कंपनीज के पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक थी, बहुत ही ज़्यादा पैसा होता था उनके पास, फंडिंग उनके पास बहुत होती, फाइनेंस की बहुत ही ज़्यादा होता था। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसा देना क्या किया, स्टार्ट किया। क्योंकि उनके पास एक तो एम्प्लॉय नहीं थे, और जो इंडियन कंपनीज में जो एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड जो एम्प्लॉयज़ थे, वर्कर्स थे, उन्होंने एमएनसी कंपनीज ने उनको हायर करना स्टार्ट किया। तो इंडियन कंपनीज ने भी फिर अपने जो मैनेजमेंट में जो वर्कर मैनेजरियल स्टाफ होता था, टेक्नोलॉजी वाला जो स्टाफ होता था, टेक्निकल स्टाफ, दोनों को उन्होंने क्या किया, कंपनसेशन लेवल उनका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो 91 के बाद मैनेजमेंट और टेक्निकल जो स्टाफ था उनकी सैलरीज में भी बहुत सैलरी, कंपनसेशन, बोनस वगैरह में उनको बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ, उनको बहुत ही अच्छी सैलरी और कंपनसेशन मिला। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी। और लास्ट पॉइंट क्या है, कस्टमर फोकस, कि पहले मैंने डिस्कस कर चुके हैं। पहले सेलिंग कंसेप्ट होता था, जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बनाता था उससे कस्टमर को परचेज करना पड़ता था। लेकिन 91 के बाद कंपटीशन बढ़ने के बाद क्या हुआ, किस पर फोकस किया गया, कस्टमर पर फोकस किया गया। क्योंकि किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी की सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है, कस्टमर पर डिपेंड करती है। और कस्टमर मार्केट का क्या होता है, राजा होता है। यदि आप कस्टमर को सेटिस्फाइड कर गए, यदि आपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर दिया, तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है, ग्रोथ और सक्सेस आपके बिजनेस को मिल सकती है। तो कई सारी कंपनीज ने कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए उनकी नीड्स एंड वांट्स को जाना, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, एंड कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग वैसे ही फीचर्स वाले क्या किए, प्रोडक्ट डेवलप किए। किस पर फोकस किया गया, क्वालिटी पर फोकस किया गया। साथ में कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने, हम देखते हैं आज कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, कोई भी कंप्लेंट करनी हो तो आज हम देखते हैं टोल फ्री नंबर होता है कि हम आसानी से जो भी प्रॉब्लम होती है हम उसको कंपनी में कंप्लेन कर सकते हैं, मेल से भी कंप्लेन कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं। तो कई सारी कंपनीज ने सर्विसेज प्रोवाइड की जिससे कस्टमर्स का दिल जीता जा सके। तो मेरे ख्याल से आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। ये मेरा टॉपिक सबसे छोटा है, आज तक का सबसे छोटा लेक्चर है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। आज हमारा थर्ड चैप्टर भी बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से हम 4th नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि आपको मेरा ये चैप्टर पढ़ाने का स्टाइल समझ में आया हो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे यदि आपको समझ में आया है, एंड आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। न्यू चैप्टर होगा हमारा प्लानिंग। ओके, थैंक